गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका बजरंग कोचिंग संस्थान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी हम देख रहे हैं कि कम समय में अच्छे मार्जिन कैसे प्राप्त करें। इस श्रृंखला में अब तक हमने 2 पाठ पढ़े हैं, उनसे बढ़िया रेस्पॉन्स रहा है। बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छा है। आज हम इसी श्रृंखला में आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पाठ नंबर 3। पाठ नंबर 3 के बारे में देखिए। अपना जो पाठ नंबर 3 है इसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु ये जो पाठ है ये पाठ रसायन विज्ञान का है और ये भी बोर्ड में 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। इनमें पहला जो कि प्रश्न होगा वो वही वस्तुनिष्ठ होगा। पहला प्रश्न कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ। दूसरा प्रश्न होगा लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक होगा। और एक जो बड़ा प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा, दीर्घ। ये 2 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर का होगा। अब मैं आपको इस पाठ को पूरा पढ़ा नहीं सकता, लेकिन इस पाठ का पूरा सारांश आपको बहुत कम समय में यहाँ पर मिल जाएगा कि 1 और 1, 2 और 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। हम सीधे शॉर्ट में प्रश्नों की बात करेंगे और उन प्रश्नों का हल भी करेंगे। जैसे अपने एक प्रश्न बैंक हल करते हैं, कम समय में सबसे अच्छा एवरेज कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए अपन को ये वीडियो देखना है। तो आप आराम से देखते जाइए। पाठ का यहाँ से शुरुआत होता है। तो पहला जो शब्द है वो है धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण। यहाँ मैं सभी गुणों की व्याख्या नहीं करूँगा। यहाँ से 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय। और दूसरा शब्द है तन्यता। दूसरा शब्द क्या है? तन्यता। इन दोनों शब्दों का अर्थ पूछ सकता है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है बेटा, धातु को पीट कर चद्दर में परिवर्तित करने के गुण को। धातु को पीट कर चद्दर में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। दूसरा शब्द है आपका तन्यता। धातु को खींच कर तार में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु 1 नंबर का क्वेश्चन या एमएसएड है, तो आप इसको लिखेंगे सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। तो भौतिक गुणों में केवल 1 नंबर का यही प्रश्न है, आघात वर्धनीय और तन्यता का अर्थ बताना। इसके बाद आप देखिए, भौतिक गुणों के बाद सीधा जो बड़ा प्रश्न निकल रहा है आपके पास 2 नंबर का, वो है दीर्घ। इनमें जो प्रश्न है वो है धातु अपवाद। धातु अपवाद। आपको पूरे धातु अपवाद वो 2 नंबर में पूछेगा। तो पहला धातु अपवाद क्या है? Hg, पारा। धातु धातु होते हुए भी, धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में है। यानी आपको पता है कि धातुओं के जो भौतिक गुण है वो क्या है कि धातुएं सभी कठोर होती है या ठोस होती है, लेकिन एकमात्र धातु जो पारा है ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। आपको ध्यान रहे कि यही एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। दूसरा जो इसका अपवाद है, आयोडीन अधातु चमकीली होती है। आयोडीन अधातु कैसी होती है? चमकीली। जबकि धातुएं सभी चमकीली होती है, अधातु चमकती नहीं है, लेकिन आयोडीन अधातु कैसी है? चमकीली। 1 नंबर का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। इसके बाद तीसरा जो है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम
ये दो धातु हैं जिनका सबसे कम गलनांक है, कहने का मतलब ये हथेली के ताप पर पिघल जाती है, हथेली के ताप पर पिघल जाती है। समझ में आया? आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एबेसैडे वाला प्रश्न भी निकल रहा है कि कौन सी दो धातु हथेली के ताप पर पिघल जाती है। इसके बाद जो चौथा है आपका कार्बन के अपर रूप। एक ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, जबकि धातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन अधातु कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। इसी के बाद कार्बन का दूसरा जो अपर रूप है वो है हीरा, जो अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थों में हीरा अब तक का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है। तो ये भी एक एक नंबर के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। अंतिम जो अपवाद है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जबकि धातुओं के गुण ऐसे नहीं है। इन्हें मृदु धातु के नाम से जाना जाता है। तो धातुओं के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनमें ये 5 अपवाद दिए हुए हैं। पांचों अपवाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पे पूछे जा सकते हैं। इनमें से एक देकर पूछ सकता है कि इनमें से मृदु धातु है या इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और एक अगर 2 नंबर में पूछता है तो आपके ये पांचों एक साथ पूछे जाएंगे। तो ये हो गया है आपका पहला टॉपिक। इसके बाद आगे देखिए धातुओं के रासायनिक गुण। इसके बाद क्या चलेगा बेटा? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें पहला जो गुणधर्म दे रखा है बेटा, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। अब इसके अंदर जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा, वैसे आप एक समीकरण लिख सकते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। लेकिन इसमें 2 नंबर का जो प्रश्न छुपा हुआ है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा आपको याद करनी होगी। इसमें परिभाषा में आप लिखेंगे वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो पहला देखिए Al2O3, ये धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। इसे संतुलित करिए, यहाँ 2 लगाइए, O3, O के आगे 3, H कितने हो गए? 6। दूसरा एल्यूमिनेट, हाँ
Al2O3 प्लस NaOH। आप इसे आगे लेंगे तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, Al2Na2। ये देखिए बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। क्या बना रहा है? लवण प्लस जल। तो ये हो गया आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। ये आपको बोर्ड में 2 नंबर के प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा। इसके बाद इसी में दूसरा जो प्रश्न है बेटा 1 या 2 नंबर का जो मेरिट स्तर का प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा बेटा, आंसर में आपको क्या लिखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण हवा में या खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो ये पहला जो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म था, धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, तो इसमें आपको ये मोस्ट क्वेश्चन यही है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसी में मोस्ट क्वेश्चन ये है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इन्हें खुला छोड़ने पर ये हवा में आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद जो आगे आपका आएगा दूसरी जो अभिक्रिया है वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस H2 गैस, लवण प्लस H2 गैस। ये हमने दूसरे पाठ में भी पढ़ लिया है कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाएगी, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगी, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो ये तो प्रश्न आपके लिए कंपलसरी सा हो गया है, दूसरे पाठ में भी है और तीसरे पाठ में भी है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन बनेगा, जो चौथा जो तरीका है उसमें आपकी धातु जल से अभिक्रिया करेगी। धातु किससे अभिक्रिया करेगी, जल से अभिक्रिया करेगी। और धातु जल से अभिक्रिया करके 2 तरह का पदार्थ बनाती है। एक तो बनाती है बेटा धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। और एक बनाती है धातु ऑक्साइड। एक क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड प्लस वही हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो अब आप देखिए कौन सी धातु जल के साथ हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इनमें देखिए उच्च अभिक्रियाशील जो धातु है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, और साथ में क्या देती है, हाइड्रोजन गैस। इसे संतुलित करेंगे आप, इधर 2 लगाइए, 2 इधर लगा दीजिए, ये 2H2। ये कैल्शियम जल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ आप संतुलित कर दें। तो ये तो हो गई आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड। इसके बाद तीसरी जो अभिक्रिया है, आयरन जल से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। तो इसे संतुलित करिए, Fe3H4, ये आपका हो गया नमी के साथ।
अब इन तीनों अभिक्रियाओं को बेटा अच्छे से देखिए। ये अभिक्रिया ठंडे जल के साथ भी हो जाती है, ये अभिक्रिया गर्म जल के साथ होती है, और ये अभिक्रिया नमी के साथ होती है। ये जो अभिक्रिया है इसे बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि लोहे की नमी के साथ, लोहे की जल के साथ अभिक्रिया लिखी। तो ये अभिक्रिया है बेटा। धातु जल से अभिक्रिया करके दो तरह के उत्पाद बनाता है, एक धातु हाइड्रोक्साइड और एक धातु ऑक्साइड। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है वे क्या करती है बेटा? ऑक्साइड बनाती है। धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब इसमें जो 1 नंबर का प्रश्न है बेटा वो दो तरह से देखिए। कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था का मतलब है बेटा सीधी पाई जाती है। और इसी के साथ साथ दूसरा छोटा प्रश्न होगा, कौन सी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है? जल से अभिक्रिया नहीं करती है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, इसका आंसर होगा AgAu PbCu। सोना, चांदी, लेड और कॉपर, सीसा और तांबा, ये 4 वे धातु है बेटा जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है। और ये आपके 2 प्रश्न छोटे छोटे यहाँ हो गए। तीसरा छोटा प्रश्न ये पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक और प्रश्न है जो वो देखिए, वो मेरिट स्तर का प्रश्न है बेटा, अंदर से बनाया हुआ है। इसमें देखिए क्या प्रश्न है कि धातु, 2 धातु हैं, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करके पानी में तैरती है यानी जल में तैरती है? तो देखिए बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 ऐसी धातु हैं जो जल से अभिक्रिया के दौरान मंद गति से हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। और ये हाइड्रोजन गैस धातु के चारों ओर बुलबुलों के रूप में चिपक जाती है और धातु पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो आपसे बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है कि कौन सी 2 धातु जल में तैरती है? तो बेटा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ये तो हो गई बेटा आपकी धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। इसके बाद देखिए बेटा, धातु की जल के बाद आती है धातु प्लस धातु लवणों के साथ। धातु लवणों से कैसे अभिक्रिया करती है? बेटा आपकी इसमें पहले पाठ वाली अभिक्रिया आ जाएगी। आपको इसमें बताना है कि धातु लवणों से अभिक्रिया के दौरान अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये दे दी आपको धातु Fe और ये है आपका धातु लवण CuSO4। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डुबोने पर FeSO4 प्लस Cu, ये धातु लवणों से अभिक्रिया हो गई है बेटा। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो आपका देखिए क्या है। इसमें से इतना छोटा प्रश्न है नहीं, विस्थापन अभिक्रिया पूछी जाएगी तो आप आराम से कर देंगे, ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसके बाद जो वेरी मोस्ट है टॉपिक वो है बेटा धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करती है। और ये क्या बनाती है? ये बनाती है बेटा आयनिक यौगिक। क्या बनाती है? आयनिक यौगिक। क्या बनाती है? आयनिक यौगिक। अब बेटा इधर देखिए, धातु से कैसे अभिक्रिया करेगी? धातु और अधातु, सोडियम +1 क्लोरीन -1,
इनको आप ऐसे KLM में बांट कर देखेंगे 2 8 1, ये 2 8 7। इसके पास अष्टक पूर्ण नहीं है, 7 लाने होंगे तो 7 इसे मिलेंगे नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, परित्याग करता है, और इसको एक की आवश्यकता है तो ये आपको एक लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देता है प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस में लेता है। तो इन दोनों की अभिक्रियाओं को बेटा आप कैसे लिखेंगे, NaCl। अब आप इस Cl के ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 तो ऐसे दर्शाएंगे, और ये इस तरह से दर्शाएंगे, तो ये आपका बन गया आयनिक यौगिक। ऐसे ही अगर आप संयोजकता में Mg+2 लेते हैं तो आपको Na के साथ 2 Cl जोड़ के ऐसे ही बनाना है। तो आपका मुख्य प्रश्न, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे धातु और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। फिर आपको एक ये जैसे में लिखना है। फिर जो इसी में जुड़ा हुआ प्रश्न है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। बेटा इस आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों में क्या क्या प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर पहला, ये भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं बेटा, भंगुर। इनको तोड़ने पर आप निश्चित ज्यामिति में नहीं तोड़ सकते, इस गुण को क्या कहते हैं बेटा, भंगुर। दूसरा, ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं बेटा, घुलनशील होते हैं। तीसरा, घुलनशील अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। घुलनशील अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। इसके बाद देखिए चौथा जो है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है बेटा, उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कारण भी दे रखा है कि प्रश्न है मेरिट का। मेरिट में जो ऊपर के पूछे जाते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, आयनिक यौगिकों के मध्य, आयनिक यौगिकों के मध्य अंत आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये 4 कारण हैं बेटा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ये भंगुर होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेटा, ये हो गया है। एक जो टॉपिक नीचे और बचा हुआ है वो है सक्रियता श्रेणी। कौन सा टॉपिक है बेटा, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या दे रखा है बेटा, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सक्रियता श्रेणी। देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe, जिंक, Cu, Pb, Ag, Au, आपको मुख्य रूप से ये जो धातुएं आप काम में ले रहे हैं इन्हीं का ही उपयोग करना है। इधर से एक तीर का चिन्ह लगा के इधर लिखेंगे आप बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता, बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता, और इधर से लिख देंगे
घटती हुई अभिक्रियाशीलता, घटती हुई अभिक्रियाशीलता आपको ये इस तरह से बनाना है। तो ये आपका अगला टॉपिक हो गया बेटा सक्रियता श्रेणी। क्या हो गया? सक्रियता श्रेणी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके धातुओं के रासायनिक गुण पूरे हुए। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है। तो अब आगे जो टॉपिक है बेटा वो है आपका धातु प्राप्ति। आगे जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? धातु प्राप्ति। अब धातु प्राप्ति में क्या क्या है वो आराम से देखिए कि धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है। अभी देखिए, इसका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा बेटा खनिज। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है बेटा अयस्क। खनिज खानों से खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। खानों से खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और अयस्क में लिखेंगे बेटा लाभकारी खनिज को अयस्क कहते हैं। 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 तो ये आपका बेटा खनिज और अयस्क में अंतर बोर्ड में कई बार पूछा गया है। सरल है लेकिन कहीं न कहीं गलती हो जाती है। अब यहाँ से जो धातु प्राप्ति होती है, इन धातुओं को 3 भागों में बांटा है बेटा। एक उच्च अभिक्रियाशील धातु, दूसरी मध्यम अभिक्रियाशील धातु और तीसरी होती है बेटा निम्न अभिक्रियाशील धातु। कौन सी? उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं वे आपको जमीन में खोदने से नहीं मिलेगी। उच्च अभिक्रियाशील धातु कैसी है? जिन्हें खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हो, तो भला जमीन में कैसे मिलेगी? तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं वे आपको भूमि से प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इनको शुद्ध करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है बेटा वो है विद्युत अपघटन विधि। इस विधि का चित्र और कार्य विधि आपसे इस 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा बेटा? विद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र बनाने के लिए बेटा आपको एक ऐसा जार बनाना है। इसमें ऐसे आपको 2 छड़ लगानी है और इन दोनों छड़ों को आप ऐसे विद्युत परिपथ से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको कैथोड लिखेंगे और इसे एनोड लिखेंगे। सीधी सी बात, इधर प्लस और इधर माइनस। ये आपको लिखना है शुद्ध धातु का। किसका लिखना है? शुद्ध धातु का। ये लिखना है अशुद्ध धातु का। अशुद्ध धातु का। जिस धातु को शुद्ध करना है आपको उसके यहाँ बांधना है। फिर इसके बाद दूसरा, इसके अंदर विलयन डालना है। धातु का अपघट्य, ये कई डैश वर्कों में दे रखा है बेटा। एक धातु अपघट्य का नाम लिखिए। तो आप यहाँ जिस धातु को शुद्ध करने जा रहे हैं उसका सल्फेट विलयन भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ सीधे कॉपर सल्फेट का विलयन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप धातु को यहाँ बांधेंगे, बांधने के बाद इस विलयन को भरेंगे और उसके बाद जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपघटित होगी, अशुद्ध इसके नीचे चली जाएगी और शुद्ध धातु आपकी कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। जो ये नीचे होगी इसको हम कहते हैं एनोड पंख। ये आपकी अशुद्धि हो जाएगी। विद्युत धारा को हम परिपथ से हटाएंगे और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इसका सीधा सा 1 नंबर का प्रश्न बनता है, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे शुद्ध करते हैं? तो लिखना विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। दूसरा प्रश्न 2 नंबर का बनता है कि विद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र और क्रिया विधि लिखिए। तो आप नामांकित चित्र बनाएंगे और लिख देंगे। उपरोक्त चित्रानुसार अशुद्ध धातु का एनोड, शुद्ध धातु का कैथोड लेकर
विलयन में इसका विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो ये आपका चित्र बनाने के बाद आराम से लिख सकेंगे। इसके बाद बेटा आपका आता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु। कौन सी धातु? मध्यम अभिक्रियाशील धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु। अब इन मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में क्या है बेटा, वो देखिए। इनमें दो प्रकार की धातु है। एक धातु के साथ कार्बोनेट की अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है? कार्बोनेट की। दूसरे के साथ है सल्फाइड की अशुद्धि। सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क, इन दोनों को शुद्ध करने के लिए बेटा आपको क्या करना है? इसको वायु में, वायु का मतलब सीमित वायु में, सीमित वायु में आप कार्बोनेट अयस्कों को क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। देखिए इधर कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया को बेटा निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निस्तापन। देखिए बेटा ZnCO3 प्लस की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीमित वायु में गर्म करिए तो ये आपको मिलेगा ZnO + CO2। दूसरा जो अयस्क है बेटा वो है सल्फाइड अयस्क। आपको सल्फाइड अयस्क को क्या करना है बेटा? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। गर्म करने पर ये क्या बनाएगा? CuO + SO2। इसे आप संतुलित कर दीजिए। ये संतुलित हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों अयस्कों को गर्म करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो कार्बोनेट अयस्क को वायु में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड का मिलना निस्तापन कहलाता है, और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। और बोर्ड में ये निस्तापन और भर्जन का प्रोग्राम कई बार पूछा गया है बेटा कि भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए उदाहरण सहित। तो ये आपका हो जाएगा दोनों का। तो ये आपके मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का शुद्धिकरण ऐसे किया जाता है। अभी तक इनमें देखिए क्या प्राप्त हो गया? धातु ऑक्साइड। अब इस धातु ऑक्साइड का क्या करिए? अपचयन करिए। ZnO + C बराबर Zn + CO। ये आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो गई है। क्या प्राप्त हो गई है? शुद्ध धातु। बेटा इसके बाद अब आप आगे देखिए, जो अंतिम पॉइंट है वो है आपका निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में आपको पारा दे रखा है। तो देखिए निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। इसके अंदर बेटा आपको दे रखा है पारे का अयस्क। पारे का अयस्क। अब पारे के अयस्क का नाम पूछेगा बेटा तो आपको लिखना है सिनाबार। क्या लिखना है? सिनाबार। सूत्र पूछे तो AgS। इसको अच्छे से देखिए, इसमें किसकी अशुद्धि है? सल्फाइड की। किसकी अशुद्धि है बेटा? सल्फाइड की अशुद्धि है। और सल्फाइड की अशुद्धि को हटाने के लिए क्या करना है? इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, मतलब वर्जित करना है। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये आपको AgO + SO2 प्राप्त होगा। यहाँ आप 2 लगाएंगे, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 इधर 3 इधर। ये क्या मिल गया बेटा? धातु ऑक्साइड। इस धातु ऑक्साइड को पुनः गर्म कर दीजिए बेटा 2HgO। तो ये आपको मिलेगा गर्म करने पर 2Hg + O2। ये आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातु है जो शुद्ध हो गई है।
निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड की अशुद्धि होती है, जिसे वर्जन करने पर आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखिए बेटा, एक प्रश्न दे रखा है कि अगर हम किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, अपचयन नहीं कर पाते हैं, या लाभदायक वस्तुओं का दूसरी विधि इससे कैसे शुद्ध करते हैं वो देखिए। एक अभिक्रिया है जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवा दी जाए, तो ये जो आयरन एल्यूमिनियम से करवा दी जाए तो ये जो आयरन है ये आपको गलित अवस्था में प्राप्त होगा, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इतनी ऊष्माक्षेपी है बेटा कि जो धातु है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है, जिसका उपयोग मशीनों के पुर्जे एवं रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। किनमें किया जाता है, रेल की पटरियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। हम इस अभिक्रिया को बेटा थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, थर्मिट अभिक्रिया। तो बेटा ये तो हो गई आपकी धातु की प्राप्ति, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए बेटा एक अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न तो वही है जो आप पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम दे रखा है संसारण। क्या दे रखा है बेटा, संसारण। वहाँ आपको पता है संसारण क्या है कि जब कोई धातु अम्ल क्षार नमी के संपर्क में आती है तो संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। अब यहाँ आपको उपयोग दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे हैं, उपयोग। अब जो उपयोग दे रखे हैं उनमें देखिए बेटा क्या क्या उपयोग, बचाव, संसारण से बचाव के उपाय दे रखे हैं। पहला जो दे रखा है बेटा एनोडीकरण। पहला क्या दे रखा है, एनोडीकरण। इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कि जितने भी अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक जो छोटे प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे ध्यान से देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, ऑक्साइड की परत चढ़ाने की परिक्रिया को क्या कहेंगे बेटा, एनोडीकरण। क्या कहेंगे, एनोडीकरण। एक दूसरा शब्द बेटा यशद लेपन। दूसरा शब्द क्या है बेटा, यशद लेपन। या सीधा लिखिए, लोहे पर जिंक Zn की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, यशद लेपन। इसके बाद बेटा क्रोमियम लेपन भी है, क्रोमियम लेपन। सेम लोहे पर जिंक की जगह क्रोमियम की परत चढ़ानी है। इसके बाद तेल, ग्रीस, ये तो साधारण बातें हैं, बोर्ड वाला नहीं पूछेगा। इसके बाद जो पूछने वाला बिंदु है वो है बेटा मिश्र धातु या मिश्रातु। परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। तो जैसे ही मिश्र धातु है तो पहली जो धातु है वो है कॉपर प्लस Zn बराबर पीतल। दूसरा जो दे रखा है कॉपर प्लस टिन बराबर कांसा। तीसरी जो धातु है बेटा Pb प्लस Sn, ये होगा सोल्डर। क्या होगा, सोल्डर। और एक धातु जिसमें पारद हो, एक धातु पारद हो, हम ऐसे जो मिश्रण होगा उसको क्या कहेंगे, अमलगम। क्या कहेंगे, अमलगम। वह धातु का मिश्रण जिसमें एक धातु क्या हो, पारद हो या पारा हो, हम उसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्र धातु।
तो बेटा ये पाठ नंबर 3 आपका धातु है धातु वाला था, जिसको मैंने मोटे तौर पर आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसमें जो अच्छे से बीच में जो कुछ प्रश्न रह गए हैं उनमें एक प्रश्न है बेटा एक्वारेजिया। क्या है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है बेटा? 3:1 में कौन कौन है? HCl प्लस HNO3, HCl प्लस HNO3 का क्या है? ताजा मिश्रण, ताजा मिश्रण या ताजा विलयन को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्वारेजिया या अम्लराज, एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं बेटा। इसका उपयोग क्या करते हैं? ये सोने और प्लेटिनियम, सोने और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को पिघालने के काम में आता है। बेटा ये अपना तीसरा पार्ट था, जिसको मैंने मोटे तौर पर आपको सिर्फ समझा दिया है कि इसके अंदर ये है। अब आप अच्छे से नज़र डाल लीजिए कि मैं आपको वो प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो इस बार बोर्ड में अच्छे से पूछे जा सकते हैं। तो बेटा उन पे अच्छे से नज़र डाल लो। मोस्ट क्वेश्चन ये है कि जितने भी अब तक आप पढ़ रहे हैं आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं कम समय में ज़्यादा नहीं कर सकता, पर बेटा मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी आप 80 से 85 90 तक आराम से पहुँच जाएंगे, वो भी सिर्फ 1 महीने में मात्र सुनने से। तो पहला प्रश्न आपका जो मोस्ट है बेटा वो है धातु अपवाद। धातु अपवाद के अंदर 1-1 नंबर के प्रश्न भी हैं और पूरा 2 नंबर का है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनेगा बेटा वो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में बेटा आपका 2 नंबर का प्रश्न भी है और इसमें से एबसदय में पूछ सकता है इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। तो ZnO और Al2O3 2 ऑक्साइडों के आपको नाम बताने। तीसरा जो मोस्ट क्वेश्चन है बेटा सोडियम और पोटेशियम को जल में क्यों रखा जाता है। इसके बाद जो अगला मोस्ट क्वेश्चन है वो है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने को एनोडीकरण कहते हैं। इसके बाद दूसरा इसी में ऑक्साइड वाले में जो प्रश्न है बेटा वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में क्यों तैरते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में क्यों तैरते हैं? तो ये मंद गति से अभिक्रिया करते हैं जल से और हाइड्रोजन गैस चारों तरफ चिपक जाती है और ये पानी में तैरते हैं। इसके बाद जो मोस्ट क्वेश्चन है बेटा वो सक्रियता श्रेणी अगर आपको अच्छे से आती है तो उसमें 2-3 प्रश्न निकलेंगे। उच्च अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। इसी में नीचे अच्छा प्रश्न है कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आयरन की जल के साथ अभिक्रिया मोस्ट क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि धातु अधातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, उसका एक उदाहरण पूछा जाएगा। इसके बाद आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इनके गुणधर्म लिखिए, ये इसके बाद मोस्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो टॉपिक चलेगा वो है धातु प्राप्ति। तो धातु प्राप्ति के अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है पहला खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखिए। तीसरा जो इसमें प्रश्न बनेगा बेटा वो बनेगा आपका विद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र या उसकी कार्य विधि। चौथा आपका थर्मिट अभिक्रिया। पांचवा प्रश्न आपका संसारण में से ये वाले ये जो अवयव हैं ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछेगा। तो अब आपको ये कम समय में हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, गारंटी है हमारी। आप बाद में भी मिल सकते हैं। इन प्रश्नों के अलावा आपका कोई प्रश्न बाहर से नहीं आएगा और वो आए भीगा तो वो मेरिट स्तर का प्रश्न होगा जो कमज़ोर बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रहता है। और जो मेरिट वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब प्रश्न आराम से पहले से याद हैं, आप इन्हें एक बार और रिपीट कर सकते हैं। और अगला पार्ट आपको जल्द ही हर तीसरे दिन आपको एक एक पार्ट के लाइव वीडियो के द्वारा सभी प्रश्न हल करवा दिए जाएंगे। आप आराम से देखते रहिए और अपने साथी मित्र जो इसका लाभ ले सके। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे किसी को जोड़कर पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि कम समय में अगर ये वीडियो
किसी बच्चे के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि उसका 1 साल बचाया जा सके या कुछ उसके परसेंटेज में ग्रोथ की जा सके। इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।